प्यारे दोस्तों नमस्कार और प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। दोस्तों चलिए बैठते हैं और राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपना है, लूनी नदी के दूसरे नाम बताइए। सागरमती, लवणवती, मरुआसा। तो लूनी नदी के दूसरे नाम कौन कौन से हैं? सागरमती है, लवणवती है और मरुआसा है। नेक्स्ट है, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में बहाव इसका 330 किलोमीटर है। तो लूनी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में बहाव इसका है 330 किलोमीटर। अगला प्रश्न अपना है, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। लूनी नदी है पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लूनी नदी। तो दोस्तों एक काम जल्दी से कर दीजिएगा, शेयर करने का काम है वो शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। पश्चिमी राजस्थान की गंगा अथवा रेगिस्तान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान की गंगा अथवा रेगिस्तान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल उत्तर भी है। तो पश्चिमी राजस्थान की गंगा या रेगिस्तान की गंगा किसको कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है जी, बिल्कुल। चलिए उत्तर लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? लूनी नदी कहां से निकलती है? अजमेर जिले की नाग पहाड़ियां, तो अजमेर जिला है और वहां की जो नाग पहाड़ियां हैं वहां से लूनी नदी है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में लूनी नदी को क्या कहते हैं? सागरमती कहते हैं। आरंभ में लूनी नदी को क्या कहते हैं? सागरमती। जहां से निकलती है वहां लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी और जोजड़ी। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सुकड़ी, मीठड़ी, जवाई, सागी, लीलड़ी, जोजड़ी, ये सारी की सारी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है जी, चलिए बैठते हैं। जवाई नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? जवाई नदी पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से। पाली जिला है, बाली तहसील है और गोरिया गांव है, वहां से जवाई नदी का उद्गम होता है। जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? जोजड़ी नदी का नागौर जिले का पोडलू गांव है। जोजड़ी नदी है वो नागौर जिले का पोडलू गांव और इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला नहीं है। तो भाई इसका ध्यान रखना, बाकी नदियां अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से निकलती हैं, लेकिन ये एकमात्र नदी ऐसी है जो कि अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है और नागौर जिले का जो पोडलू गांव है वहां इसका उद्गम स्थल है जोजड़ी नदी का। सुकड़ी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सुकड़ी नदी का पाली जिले के देसूरी गांव से निकलती है ये। तो सुकड़ी नदी कहां से निकलती है? पाली जिले के देसूरी गांव से ये निकलती है। नेक्स्ट अपना है, खारी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? सिरोही जिला है उसका शेर गांव है, वहां से खारी नदी है वो निकलती है। खारी नदी का उद्गम स्थल सिरोही का शेर गांव। मीठड़ी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? मीठड़ी नदी का, तो मीठड़ी नदी का उद्गम स्थान पाली से है, पाली से निकलती है। बांडी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ है बांडी नदी पर। बांडी नदी पर कौन सा बांध है? हेमावास बांध। केमिकल रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बांडी नदी को जाना जाता है केमिकल रिवर के नाम से, बांडी नदी को। बांडी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है?
पाली में है मांडी नदी का उद्गम स्थान। कहां पर? पाली में। सोम नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? सोम नदी का उदयपुर में ऋषभदेव के पास बिछामेड़ा पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। तो सोम नदी है वो कहां से निकलती है? उदयपुर में ऋषभदेव के पास बिछामेड़ा की पहाड़ियां हैं, वहां से सोम नदी निकलती है। जाखम नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? जाखम का उद्गम स्थल कहां पर है? तो जाखम का उद्गम स्थल कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियां। तो प्रतापगढ़ तहसील है और वहां पर छोटी सादड़ी में भंवर माता की पहाड़ियां, वहां से जाखम नदी निकलती है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से जाखम का उद्गम होता है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? साबरमती नदी का कहां से निकलती है जी साबरमती नदी? तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल है उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियां है। तो साबरमती नदी कहां से निकलती है? उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ी से ये निकलती है। कौन सी नदी? साबरमती नदी। उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियां। साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर है साबरमती नदी की कुल लंबाई। कितनी? 416 किलोमीटर। उदयपुर की झीलों को पानी पहुंचाने के लिए किस नदी पर राज्य सरकार की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है? यानी राज्य सरकार ने सबसे लंबी सुरंग बनाई और राज्य ने बनाई है। तो उदयपुर की झीलों को पानी पहुंचाने के लिए किस नदी पर राज्य की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई? उदयपुर के पास देवास गांव में साबरमती नदी पर 115 किमी लंबी सुरंग है ये। तो उदयपुर के देवास में साबरमती नदी पर 115 किमी लंबी सुरंग बनाई गई है। इसको पानी पहुंचाने के लिए, उदयपुर की झीलों को पानी पहुंचाने के लिए किस नदी पर राज्य की सबसे लंबी सुरंग बनाई गई? तो ये उदयपुर के देवास में साबरमती नदी पर 115 किलोमीटर। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? पश्चिमी बनास का उद्गम स्थान देखिएगा। उद्गम स्थान सिरोही के नया सानवारा गांव है। तो सिरोही का नया सानवारा गांव है और ये पश्चिम बनास का उद्गम स्थान है। राजस्थान के ऐसे कोई दो जिले बताइए जिनमें नदी नहीं है। राजस्थान के ऐसे कोई दो जिले बताइए जिनमें नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू हैं जिनमें क्या नहीं है? नदी नहीं है। सीकर जिले में कौन सी नदी है? काटली नदी या कांतली नदी है? चलिए जी नेक्स्ट। अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं। आरोही तो होता है चढ़ता हुआ क्रम और अवरोही होता है घटता क्रम। तो बनास, लूनी, चंबल और माही। अपवाह की दृष्टि से बनास, लूनी, चंबल और माही ये अवरोही क्रम है, ध्यान रखना इसका। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माई नदी है वो कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। माई नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है माई नदी की कुल लंबाई। माई नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। माई नदी का राजस्थान में बहाव कितना है? 171 किलोमीटर है माई नदी का राजस्थान में बहाव। राजस्थान में माही नदी के तट पर डूंगरपुर जिले में कौन सा उर्स लगता है? गलियाकोट का उर्स लगता है माही नदी के तट पर डूंगरपुर जिले में, गलियाकोट का उर्स। अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का भाव किस नदी का है? माई नदी का है। अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का भाव माई नदी का है। आदिवासियों की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? माई नदी को कहा जाता है आदिवासियों की जीवन
रेखा, माई नदी को। चलिए, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। बागड़ की गंगा या काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माई नदी को कहा जाता है बागड़ की गंगा या काठल की गंगा। माई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कहां से निकलती है माई नदी? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मेहंद झील से। तो माई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मेहंद झील है, वहां से माई नदी निकलती है। माई नदी किस स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले के खादू में माई नदी है, वो राजस्थान में प्रवेश करती है। माघ की पूर्णिमा को बढ़ने वाला आदिवासियों का महाकुंभ कहां पर लगता है? माघ महीने की पूर्णिमा को बढ़ने वाला आदिवासियों का महाकुंभ कहां पर लगता है? आसपुर तहसील के नवाटापुरा गांव में सोम माई जाखम के त्रिवेणी संगम स्थल पर। तो आसपुर तहसील के नवाटापुरा गांव में सोम माई जाखम के त्रिवेणी संगम स्थल पर बेणेश्वर मेला भरता है, जो आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है। माई नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सोम, जाखम, अनास, हरण, मोरेन, भादर, ईरू। तो माई नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सोम, जाखम, अनास, हरण, मोरेन और भादर तथा ईरू, ये माई नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है जी। कडाना बांध और पंचमहल गुजरात में किस नदी पर बना हुआ है? माई नदी पर। ये दोनों गुजरात में है, कडाना बांध भी है और पंचमहल दोनों गुजरात में है और माई नदी पर है। चलिए जी आगे। माई बजाज सागर बांध बोरवास गांव बांसवाड़ा किस नदी के तट पर बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध बोरवास गांव बांसवाड़ा किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो ये माई नदी के तट पर बना हुआ है, माई बजाज सागर बांध, और स्थान है बोरवास गांव बांसवाड़ा। चलिए जी नेक्स्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान की माई नदी पर परियोजना है, यानी संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की, माई नदी पर परियोजना, और माई नदी घाटी परियोजना इसका नाम है। माई नदी घाटी परियोजना। माई नदी कहां पर जाकर विलुप्त होती है? खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त होती है माई नदी। माई नदी की पहचान किस रूप में है? नित्यवाहिनी नदी के रूप में है माई नदी की पहचान, नित्यवाहिनी नदी के रूप में। राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं हम, तो चंबल है, चंबल नदी है राजस्थान की सबसे लंबी नदी। चंबल का उद्गम स्थल कहां पर है? चंबल का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के मऊ जिले में स्थित जानापाव की पहाड़ियां। तो मध्य प्रदेश के मऊ जिले में स्थित जानापाव की पहाड़ियां वो चंबल का उद्गम स्थल है। राजस्थान की एकमात्र कौन सी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है? अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है, ये चंबल है। राजस्थान की एकमात्र कौन सी नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है? चंबल नदी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहती है ये। चंबल नदी का बहाव राजस्थान में कितने किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है चंबल नदी। ठीक है जी। भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है? यानी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है, ये चंबल नदी है। भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है? चंबल नदी है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? कोटा में है। जवाहर सागर बांध कहां पर है? कोटा में। चंबल नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न काफी मोस्ट है और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी और पुराई। तो चंबल नदी की
सहायक नदी कौन सी है? पार्वती है, काली सिंध है, बनास है, बामनी और पुराई। चंबल नदी मध्य प्रदेश के साथ कितनी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है? 250 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है मध्य प्रदेश के साथ। चूलिया जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और 18 मीटर ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो चूलिया जलप्रपात कहां पर है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और 18 मीटर ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किमी है। 966 किमी है चंबल नदी की कुल लंबाई। चंबल नदी के अन्य क्या नाम हैं? चंबल नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? चरमवती, नित्यवाही, सदानीरा, कामधेनु। तो चंबल नदी के अन्य नाम है नित्यवाही, सदानीरा, कामधेनु, चरमवती। आदिवासियों का महाकुंभ कौन से स्थान को कहा जाता है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर को, और सोममाई जाखम का वहां पर संगम होता है और नवाटापुरा गांव में यह लगता है। चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। और सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में तो ये अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हुए बहती है। और चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में क्या है? बीच में बहती है। तो सवाईमाधोपुर और मध्य प्रदेश की सीमा पर करौली और धौलपुर, ये जो सीमाएं बनाती हुई चलती है यहाँ तो इन 4 जिलों में तो, और 3 में बीच में बहती है। चलिए, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है राजस्थान में। चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान पर। राजस्थान के किस स्थान पर चंबल सहायक नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो राजस्थान के किस स्थान पर चंबल सहायक नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो मानपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है, तो सवाईमाधोपुर में। ठीक है, मानपुर, सवाईमाधोपुर त्रिवेणी संगम बनाती है। रामेश्वर घाट, बनास, और उसका नाम क्या है? रामेश्वरम घाट है, बनास, खारी, सीप। ये 3 नदियां मिलती है यहाँ पर, और ये सवाईमाधोपुर में। यानी मानपुर के अंदर स्थान का नाम मानपुर है, सवाईमाधोपुर है। घाट बनता वो रामेश्वरम घाट है, बनास, खारी, सीप, ये तीनों नदियां मानपुर रामेश्वर घाट पर मिलती हैं और यहां पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में जहां पर वनों की अधिकता है तथा गहरे गड्ढे युक्त भूमि है, उसको क्या कहा जाता है? चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में जहां पर वनों की अधिकता है तथा गहरे गड्ढे युक्त भूमि है, उसको क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र कहा जाता है, डांग क्षेत्र। आऊ नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? आऊ नदी मध्य प्रदेश के मेहंदी गांव से निकलती है। आऊ नदी कहां पर? मध्य प्रदेश के मेहंदी गांव से। आऊ नदी राजस्थान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? झालावाड़ के नंदपुर गांव में आऊ नदी है, वो राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ के नंदपुर गांव में। झालावाड़ के कौन से स्थान पर काली सिंध और आऊ नदी का संगम होता है, जहां पर जलदुर्ग बना हुआ है? झालावाड़ के कौन से स्थान पर काली सिंध और आऊ नदी का संगम होता है, जहां पर जलदुर्ग बना हुआ है? गागरोन। गागरोन का किला है वो जलदुर्ग है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश का सीहोर है, वो पार्वती नदी का उद्गम स्थल है, मध्य प्रदेश का सीहोर। पार्वती नदी राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? बारां के करियाहट में। बारां का करियाहट है, वहां पर पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? काली सिंध नदी का मध्य प्रदेश के बागली गांव देवास से ये निकलती है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के बागली गांव देवास से।
काली सिंध नदी राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? झालावाड़ के रायपुर में, झालावाड़ के रायपुर में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। वन की आशा वर्णनाशा वशिष्ठ किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। वन की आशा वर्णनाशा वशिष्ठ किस नदी को कहा जाता है? तो ये बनास नदी को कहा जाता है। बनास नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? खमनोर की पहाड़ी, कुंभलगढ़, राजसमंद। तो बनास नदी है वो कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी, कुंभलगढ़, राजसमंद से ये निकलती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है और ये 480 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास से 480 किलोमीटर बहती है। बनास नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बनास नदी बहती है। बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो बेड़च, मेनाल, खारी, कोठारी, मोरेल, ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं। नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बेड़च, मेनाल, खारी, कोठारी, मोरेल। ईसरदा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर सवाई माधोपुर में बनाया गया है ईसरदा बांध। तो ईसरदा बांध बनास नदी और सवाई माधोपुर में बनाया गया है। बीसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर टोडाराय सिंह टोंक में बनाया गया है बीसलपुर बांध। बनास नदी का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है बनास नदी का आकार, सर्पिलाकार। लुप्त प्राय घड़ियाल तथा गंगा डॉल्फिन कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? लुप्त प्राय घड़ियाल तथा गंगा डॉल्फिन कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। कौन सी नदी पर कोटा में हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है? काली सिंध नदी पर, काली सिंध नदी पर कोटा में हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है। बेड़स नदी को उदय सागर झील से पहले क्या कहा जाता है? आयड़ कहा जाता है बेड़स नदी को उदय सागर से पहले। तो बेड़स नदी का उदय सागर झील से पहले जो नाम है वो क्या है? आयड़ नदी है। और इसी नदी के किनारे आर्य सभ्यता का विकास हुआ था। बेड़स नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। तो बेड़स नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। बेड़स नदी की लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर है बेड़स नदी की लंबाई, 190 किलोमीटर। आर्य सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? आयड़ नदी के तट पर हुआ था। बेड़च भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर किस नदी में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। तो बेड़च भीलवाड़ा के बिगोद नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिल जाती है? बनास नदी में। कोठारी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? दिवेर, राजसमंद है कोठारी नदी का उद्गम स्थान, दिवेर, राजसमंद। कोठारी नदी बनास नदी में कहां पर विलीन हो जाती है? भीलवाड़ा के नंद सराय में कोठारी नदी और बनास नदी में मिल जाती है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में। मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में। खारी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? राजसमंद का बिजराल गांव है वो खारी नदी का उद्गम स्थल है, राजसमंद का बिजराल गांव। खारी नदी किस स्थान पर बनास में विलीन हो जाती है? खारी नदी तो टोंक के देवली गांव में खारी नदी और बनास में विलीन हो जाती है। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? गंभीरी नदी का उद्गम स्थल जावरा की पहाड़ियां, रतलाम, मध्य प्रदेश। तो गंभीरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? जावरा की पहाड़ियां, रतलाम, मध्य प्रदेश है गंभीरी नदी का उद्गम स्थल। गंभीरी नदी राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी कहां पर बेड़च नदी में मिल जाती है?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास गंभीरी नदी है, वो बेड़च नदी में मिल जाती है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावरस थे। ठीक है जी। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन थे जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मारिसन थे। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मारिसन थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमासन थे। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमासन। 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जेडी हाल थे। जेडी हाल। चलिए, 1857 की क्रांति के समय राजपूताने का सर्वोच्च नेतृत्व किसके पास था? पैट्रिक लॉरेंस के पास था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां। नशीराबाद, देवली, नीमच ये मध्य प्रदेश में, और एनिनपुरा, खैरवाड़ा, ब्यावर ये राजस्थान में। ठीक है जी। 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली। नीमच विद्रोह के बाद वहां से भागे अंग्रेजों ने कहां पर शरण ली? नीमच विद्रोह के बाद वहां से भागे अंग्रेजों ने कहां पर शरण ली? डूंगला नामक गांव में रुग्गाराम नामक किसान के पास शरण ली थी। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को, और क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। ठीक है। तथा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। अंग्रेजी सेना ने आवा पर पुनः अधिकार कब कर लिया? अंग्रेजी सेना ने आवा पर पुनः अधिकार कब कर लिया? 24 जनवरी 1858 को। 24 जनवरी 1858 को। 1857 की क्रांति का सूत्रपात कोटा में कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति का सूत्रपात। चलिए, तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए? 2 बार आए थे तात्या टोपे। 8 अगस्त 1818 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे किन किन सेनाओं के बीच युद्ध हुआ? 8 अगस्त 1818। भाई ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको कर देते हैं 58। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे किन किन की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ? 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे किन किन की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ? तात्या टोपे की और रॉबर्टसन की सेना के बीच, और इसमें तात्या टोपे पराजित हुआ था। तो तात्या टोपे और रॉबर्टसन की सेना के बीच युद्ध हुआ, तात्या टोपे पराजित हुआ। और युद्ध कब हुआ? 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे दोनों सेनाओं के बीच में, तात्या टोपे और रॉबर्टसन की सेना के बीच, तात्या टोपे पराजित। तात्या टोपे राजस्थान में दूसरी बार कब आया? दिसंबर 1858 में टोंक, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में। तो दिसंबर 1858 में टोंक, मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यहां पर आया था तात्या टोपे राजस्थान में दूसरी बार।
तांता टोपे को फांसी की सजा कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को सिपरी ग्वालियर में। तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को सिपरी ग्वालियर में। तात्या टोपे राजस्थान की किस रियासत में नहीं गया था? जैसलमेर में नहीं गया था और सभी रियासतों में गया था। 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद कौन था? अमरचंद बांटिया बीकानेर था। 1857 की क्रांति में राजस्थान का प्रथम शहीद कौन था? अमरचंद बांटिया बीकानेर। 1857 की क्रांति में राजस्थान में सबसे कम उम्र का शहीद कौन था? हेमू कालानी, सबसे कम उम्र का शहीद। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने का एकमात्र ऐसा कौन सा शासक था जो क्रांति का दमन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेना लेकर पंजाब तक गया था? क्रांति का दमन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेना लेकर पंजाब तक गया था। बीकानेर शासक सरदार सिंह। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल व रोटी। 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था और राजस्थान में अलग से हुआ था, जिसका प्रश्न हमने ऊपर देखा। चलिए, 1857 की क्रांति में नीमच के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? हीरा सिंह ने। नीमच के क्रांतिकारियों का नेतृत्व हीरा सिंह ने किया था। नीमच की छावनी में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 3 जून 1857 को नीमच की छावनी में 1857 की क्रांति का सूत्रपात 3 जून 1857 को। ठीक है जी। चलिए, देवली की छावनी में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? देवली की छावनी में, तो यह हुआ था 4 जून 1857 को देवली की छावनी में। एरिनपुरा की छावनी में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा की छावनी में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? तो कब हुआ जी? ये हुआ था 21 अगस्त 1857 को। ठाकुर कुशाल सिंह के विद्रोह की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। तो विद्रोह की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन कहे जाते हैं? पंडित जाबरमल शर्मा। याद हो गया होगा। पंडित जाबरमल शर्मा ने किन किन पुस्तकों का संपादन किया? देख लीजिएगा। सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित और हिंदी गीता रहस्य। सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य। सार और आत्मविज्ञान गीता, तिलक गाथा और भारतीय गोधन। इन पुस्तकों इन्होंने संपादन किया था पंडित जाबरमल शर्मा ने। स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था जी? सीकर जिले के मंगलोना गांव में 1883 में। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बीरमा था। राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? ने किया जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। तो जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में
राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग राजस्थान के लिए। चलिए जी नेक्स्ट, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। कौन है जी? कर्नल टोड की रचना है ये, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। चलिए जी, कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया? तो रायथान नाम से संबोधित किया था। रायथान, रायथान या राजस्थान नाम से, ठीक। तो रायथान नाम दिया था उन्होंने ज्यादातर। सर्वसम्मति से राजस्थान का नाम राजस्थान कब रखा गया? 30 मार्च 1949 को। सर्वसम्मति से राजस्थान का नाम राजस्थान कब रखा गया? 30 मार्च 1949 को रखा गया था। मरु, मरुवार या मारवाड़ प्राचीन काल में किसे कहा जाता था? मरु, मरुवार या मारवाड़ राजस्थान में प्राचीन काल में किसको कहा जाता था? जोधपुर संभाग को कहा जाता था। मरु, मरुवार, मारवाड़ प्राचीन काल में किसे कहा जाता था? जोधपुर संभाग को। जांगल देश किसे कहा जाता था? बीकानेर और नागौर के आसपास क्षेत्र को जांगल देश कहा जाता था। बीकानेर का और नागौर के आसपास का जो क्षेत्र था उसको जांगल देश कहा जाता था। प्राचीन काल में मत्स्य क्षेत्र किसको कहा जाता था? मत्स्य क्षेत्र, तो ये कहा जाता था जयपुर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। जयपुर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मत्स्य क्षेत्र, और इसकी राजधानी विराटनगर थी प्राचीन काल में। प्राचीन काल में सूरसेन राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? सूरसेन राज्य में धौलपुर, करौली का अधिकांश भूभाग था सूरसेन में। ध्यान करना, ये मत्स्य संगठन अलग है, जो एकीकरण के लिए बनाया गया था ना वो अलग है, और ये नाम अलग है, ये प्राचीन काल के नाम है। तो प्राचीन काल में सूरसेन राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? धौलपुर, करौली का अधिकांश भूभाग था। माई नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। तो माई नदी के पास प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? 56 का मैदान। 56 गांवों का समूह होने के कारण इसको 56 का मैदान कहते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। 56 का मैदान है तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग है, और इसको 56 का मैदान कहते हैं। 56 गांवों का समूह होने के कारण कहते हैं इसको। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये ऊपरमाल कहलाता है। ऊपरमाल, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर का प्राचीन नाम, तो ये मांड था प्राचीन नाम। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। वागड़ क्षेत्र। कोटा और बूंदी का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? कोटा और बूंदी का क्षेत्र, तो ये हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। और सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे अपने 138 प्रश्नोत्तर। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तो आप क्या कर सकते हैं, बार बार देख लीजिएगा ताकि याद हो जाए।